रूस या चीन ने इस पर खुलकर वेनेजुएला का समर्थन कर दिया तो क्या हालात जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक चिंगारी का काम कर सकती हैं ये? अब वर्ल्ड वॉर ऐसे भी होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अब शाम को खबर तो आ ही गई कि अमेरिका का जो ध्येय था कि निकोलाई मदुरो को अपदस्थ करके वहां पे एक कठपुतली सरकार बिठाएगा, वो सिद्ध हो गया है। रूस अभी काफी समय तक यूक्रेन में उलझा रहेगा। चीन कोशिश कर रहा है कि येन के इन प्रकार ताइवान को गपचिया जाए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। काराकास में सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये तक दावा कर दिया है कि प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी वाइफ अब यूएस के कब्जे में हैं। यानी दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसले से पूरा भू राजनीतिक संतुलन हिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप मादुरो को निशाना बनाकर रूस चीन के प्रभाव को तोड़ना चाहते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी है? आज हम हर एंगल पर, हर साजिश पर और हर खतरे से आपको अवगत कराने वाले हैं और इन्हीं पहलुओं को बारीकी से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। सर, स्वागत है आपका वन इंडिया पर। धन्यवाद। बिल्कुल। मुद्दा में पता है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ईरान के बाद वेनेजुएला पर ट्रंप का हमला, ट्रंप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? जी हाँ, अमेरिका जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तब से थोड़ा ज्यादा ही विचलित नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यह साबित करना चाहते हैं अपने रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टर्स को और अमेरिका की बाकी जनता को कि जो बाइडेन के कार्यकाल में, डेमोक्रेट्स के कार्यकाल में अमेरिका को कमजोर बना दिया गया। तो उनका अब नया नारा है मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके तहत अब डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि दुनिया भर में अमेरिका की दुमदुमी बजनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि रूस जो है वो क्रमशः कमजोर हो रहा है, चीन जो है वो मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका के मुकाबले कहीं पर नहीं है। ऐसे टाइम में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति हो। इसके तहत वो लेफ्ट राइट सेंटर सभी को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि कनाडा, जो कि हमेशा से ही अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत दोस्त रहा है, कि वो भी अमेरिका का ही एक प्रांत जैसा है। अमेरिका ने मेक्सिको को यह कह के नाराज कर दिया कि अमेरिका की जितनी मुसीबतें हैं सब मेक्सिको की वजह से हो रही हैं। अमेरिका ने पनामा कैनल को अमेरिका की प्रॉपर्टी बतानी शुरू कर दी है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का है। इसी तरह से अगर आप दुनिया में किसी भी देश को देखें, वहां पर अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस क्लियरली नजर आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्यों ना हो। मैं हाल ही के 2 एग्जांपल दे देता हूं। भारत 25% प्लस 25% टैरिफ रशिया के नाम पर, 50% टैरिफ। जी। सीरिया में बशर अल असद की सरकार पसंद नहीं थी अमेरिका को, तो एक आतंकवादी को उन्होंने ढूंढ निकाला, अल शारा, जो कि अमेरिका ने 10 लाख मिलियन का डॉलर का प्राइस रखा था। अल शारा गुलानी, वो अमेरिका ने कहा कि 10 लाख मिलियन का डॉलर का प्राइस है, क्योंकि वो ये था, आतंकवादी था, अलकायदा का व्यक्ति था, आईसिस का व्यक्ति था। ऐसी हालत में अब अमेरिका जो है वेनेजुएला में जाकर यह फिर से सिद्ध करना चाहता है कि दुनिया के देश या दुनिया के लीडर्स, चाहे वो किसी देश के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, शेख हो, अमीर हो या किंग हो, प्रेसिडेंट हो, या तो वो अमेरिका के साथ हैं या वो अमेरिका के साथ नहीं है। और अगर अमेरिका के साथ नहीं है तो उनका भी हाशर वही होना चाहिए जो आज मदुरा का हुआ। जी जी, आपने बहुत सारी चीज़ों को बताया। इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या वेनेजुएला पर हमला सिर्फ मादुरो के खिलाफ है या फिर असल टारगेट जो है रूस और चीन की पकड़ को तोड़ना है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एशिया में अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करें तो रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस है। इसमें कोई शक नहीं है कि एशिया में फिलहाल चीन का दबदबा है, रूस का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अमेरिका यही कोशिश कर रहा है कि हर जगह से रूस के इन्फ्लुएंस को खत्म किया जाए।
बिल्कुल। अगर आप देखें, हम पश्चिम एशिया के देशों की तरफ देखें, गल्फ देशों की बात करें, तो आज से 30 साल पहले तक, 20 साल पहले तक रूस का काफी इन्फ्लुएंस था। मिस्र रूस के साथ था, सीरिया इराक रूस के साथ थे। अब आस्ते आस्ते अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सारे देशों को तोड़कर अपनी तरफ कर लिया। सीरिया एक देश था जो कि अमेरिका के साथ नहीं था, रूस के ज्यादा पास था। लेकिन जैसे अभी बात कर रहे थे कि अल शारा गोलानी का इस्तेमाल करके सीआईए ने, यानी अमेरिका ने, सीरिया से बशर अल असद को भगा दिया। अब हम्म। सीरिया भी अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। एक देश बचा है ईरान, पश्चिम एशिया में, गल्फ कंट्रीज में। ईरान जो है आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में अभी तक अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत अमेरिका के विरोध में भी चला जाता है। अब अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट ईरान है। तो अमेरिका ने तय कर लिया है कि दुनिया के सारे देशों को वो अपने साथ रखेगा, अपने अधीनस्थ रखेगा। जी। सर, आपने दुनिया के सारे देशों की बात की। इसमें अगर इंडिया और अमेरिका रिलेशंस पर भी बात करें, जैसा कि आपने बताया कि वो रूस के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है, तो इसका प्रेशर तो उसने इंडिया पर भी काफी डाला कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए। और कहीं ना कहीं जो टैरिफ पनिशमेंट हुआ वो इसके ही विरोध में था। एकदम देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूर चला जाए। डेफिनेटली भारत रूस से इतनी बड़ी तादाद में अस्त्र शस्त्र ना खरीदे। तो अब अमेरिका कहता है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, भारत उसकी जो पेमेंट करता है उस कमाई से रूस जो है यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है। इससे ज्यादा गलत बयानबाजी हो ही नहीं सकती। भारत जाहिर बात है रूस से कच्चा तेल खरीदता है क्योंकि देश के हक में है। रूस हमें प्रति बैरल, जो पश्चिम एशिया का क्रूड ऑयल है, उसके तुलना में रूस हमें पर बैरल $4 से $5 सस्ता देता है, ब्रेंट क्रूड के तुलना में। तो हम रूस से लेते हैं, उसके बदले रूस को हम रुपया देते हैं। अब ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमने कच्चे तेल की पेमेंट रूस को रुपये में की है, तो वो रुपया रूस किस देश को बेचकर यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है? क्योंकि भारत के रुपये से रूस क्या पश्चिमी देश से, क्या यूरोप के किसी देश से, या जापान से, दक्षिण कोरिया से, ताइवान से, कहीं से भी भारतीय रुपया देके अस्त्र शस्त्र या दूसरे सपोर्ट सिस्टम खरीद सकता है? नहीं, जाहिर बात है नहीं। और तो और भारत से रूस जो रुपया कमाता है कच्चे तेल के बदौलत, जी। वो रुपया रूस चीन को देकर चीन से भी हथियार नहीं ले सकता, नॉर्थ हम्म। कोरिया। क्योंकि ये सारे देश, चाहे ईरान हो चाहे चीन हो, अगर रूस उनसे कुछ खरीदता है तो ये सारे देश क्या चाहते हैं कि पेमेंट जो है डॉलर में हो, यूरो में हो, पाउंड में हो। तो अमेरिका गलत दोष लगाता रहता है। अमेरिका तो बहुत कोशिश कर रहा है कि उसने जो हमें क्वाड के जाल में फंसाया, कि हम्म। भारत जो है क्वाड को एक मिलिट्री स्वरूप दे दे। क्वाड, अब तक हमने भारत ने बहुत कोशिश करके क्वाड को सिर्फ एक व्यापारिक, वाणिज्य, फाइनेंस और कल्चरल आदान प्रदान का टूल बनाया है। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है पर्दे के पीछे से कि भारत क्वाड को एक मिलिट्री स्वरूप दे दे, जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की मदद से चीन के विरुद्ध फौजी तौर पर एक गठबंधन तैयार करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी। जी। सर, इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूरी दुनिया जानना चाहती है कि अगर रूस या चीन ने इस पर खुलकर वेनेजुएला का समर्थन कर दिया, तो क्या हालात जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक चिंगारी का काम कर सकती हैं ये? हाँ, देखिए, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो कि शायद हमें समझनी पड़ेगी। एक तो वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, और अमेरिका दुनिया के किसी देश को दक्षिण अमेरिका में घुसने नहीं देना था, चीन को या रूस को। अमेरिका में 200 साल पहले उन्होंने एक मुनरो डॉक्ट्रिन बनाया, जिसके तहत उन्होंने तय कर लिया था कि दक्षिण अमेरिका में, लैटिन अमेरिकन देशों में अमेरिका के अलावा और कोई देश अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ना बना पाए। एक और प्रैक्टिकल दिक्कत तो आ ही रही है कि रूस जो है इस वक्त गले तक, नाक तक यूक्रेन के युद्ध में डूबा हुआ है। तो रूस इस वक्त किसी भी तरह से मिलिट्री सहायता वेनेजुएला को नहीं कर पाएगा। चीन की भी अपनी मुश्किलात हैं। चीन जो है अभी ताइवान की तरफ अपना पूरा ध्यान फोकस कर रहा है। चीन इस
उधेड़-बुन में लगा हुआ है कि अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अभी पिछले हफ्ते उन्होंने बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया ईस्ट चाइना सी में, ताइवान के आसपास। चीन कोशिश कर रहा है कि येन केन प्रकारेण ताइवान को गपचिया जाए, क्योंकि चीन को लगता है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है। एक और दिक्कत है कि चीन की जो नेवी है या एयरफोर्स है, उनका दबदबा अभी तक सिर्फ ईस्ट चाइना सी में है, साउथ चाइना सी में है। चीन की एयरफोर्स या नेवी इस हालत में नहीं है कि वो प्रशांत महासागर को क्रॉस करके, चीन तो प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर पर, पश्चिमी छोर पर है, लेकिन चीन की नेवी या एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो प्रशांत महासागर को क्रॉस करके प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर में चला जाए और वहां जाकर किसी भी देश को, वेनेजुएला को फौजी सहायता दे सके। मिलिट्री तौर पर चीन इतना पावरफुल अभी तक नहीं है। जी। वर्ल्ड वॉर थ्री, यानी कि इस हिसाब से जो एंगल आपने हमें दिखाया, वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ अभी ये युद्ध नहीं बढ़ रहा है, ये मान सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी फिलहाल वर्ल्ड वॉर थ्री जैसे नौबत वेनेजुएला को नहीं लेकर नहीं हुए हैं। रूस अभी काफी समय तक यूक्रेन में उलझा रहेगा। चीन जो है उसका स्ट्रेटेजिक लक्ष्य बहुत क्लियर है कि वो अपनी सारी जो रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो भी टैंक हैं, तोप हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हवाई जहाज हैं, रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं, वो सब ताइवान सेंट्रिक बना रहा है। तो ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि वेनेजुएला में उलझकर उसकी फौज कमजोर हो जाए। वर्ल्ड वॉर ऐसे भी होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अब शाम को खबर तो आ ही गई कि अमेरिका का जो ध्येय था कि निकोलाई मदुरो को अपदस्थ करके वहां पे एक कठपुतली सरकार बिठाएगा, वो सिद्ध हो गया है। उन्होंने निकोलस मदुरो को पकड़ लिया है, उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया है, उनको अमेरिका ले गए हैं। जी। और अब आप कल परसों ही देखेंगे कि जो कोरिना मचाडो हैं, विपक्ष की नेता, उन्होंने हाल ही में नोबेल पीस प्राइज भी जीता था, उनको बतौर प्रेसिडेंट अमेरिका वहां इंस्टॉल कर देगा। कठपुतली रहेंगी वो अमेरिका की। तो अमेरिका को भी युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अब अमेरिका शांत रहेगा वेनेजुएला में, सिर्फ थोड़ी बहुत फौज और पुलिस वहां रखेगा कि वेनेजुएला में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस अगर हो उसको कंट्रोल करे, ताकि माहौल जो है वो मारिया कोरिया मचादो के मारिया मचादो के फेवर में रहे। जी। बिल्कुल। आपने जो अभी पॉइंट्स बताया उससे जुड़े दो सवाल मेरे दिमाग में है सर। सबसे पहला तो यही कि अभी कुछ देर में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं 9:30 के आसपास इंडियन टाइम जोन। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगर उन्होंने किडनैप कह सकते हैं, कैप्चर कर लिया है, तो अभी वो क्या अनाउंस करेंगे? जी हाँ, देखिए, ट्रम्प जो हैं बड़े ड्रामेटिक व्यक्ति हैं। पर्दे पर वो हमेशा ऐसा व्यवहार करते जैसे कि वो कैमरे के सामने खड़े हैं। हम्म। प्राय प्राय आप उनको एक रियल स्ट्रेट ड्रामाबाज बोल सकते हैं। उनके एक हाव भाव होता है कैमरा के सामने, बोलने का उनका बहुत ही विशिष्ट अंदाज होता है। अपने को रॉबिन हिड तो नहीं, पुराने वेस्टर्न्स में होता था ना कि घोड़े पे बैठ गया और रिवॉल्वर लेकर दुनिया को सारी प्रॉब्लम, वेस्टर्न कॉमिक्स में हम देखा करते थे। तो उन्होंने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में यही बोलना है कि उन्होंने वेनेजुएला को काबू में कर लिया है और दुनिया के जो बाकी देश हैं वो भी समझ जाएं, दुनिया के बाकी कोई प्रेसिडेंट, प्रिंस, अमीर, शेख ये ना समझे कि वो अमेरिका से पंगा ले सकते हैं। हाँ, एक और चीज है, डेफिनेटली वो ये अनाउंस करेंगे कि ये रिपब्लिकन पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। वो हिंट देने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेट्स जब जो बाइडेन वगैरह जब तक लीडर थे अमेरिका कमजोर था, अब रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में अमेरिका महान हो गया है, तो आने वाले इलेक्शन में जेडी वंस को ही वोट दीजिए। इस तरह का उनका एक माहौल बनाने का इरादा होगा। जी। बिल्कुल, आई एम द बॉस वाला कॉन्सेप्ट तो उनका रहता ही है शुरू से ही। लेकिन एक सवाल इस पे ये भी होगा सर कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या ये लीगल है जो ट्रम्प ने अभी वेनेजुएला पर किया है? हाँ, देखिए, अमेरिका एक अद्भुत देश है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानून तभी मानता है अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानकर अमेरिका को फायदा हो रहा हो।
अगर अमेरिका को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने पर अमेरिका को नुकसान होगा तो मानता नहीं है। हम देख चुके हैं अमेरिका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को टॉपल कर चुका है हमारे जीवन काल में। अमेरिका जो है कई देशों में डिक्टेटर्स को बिठा चुका है, यानी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार को गिरा के अमेरिका ने वहां तानाशाहों को शासन में बिठा दिया है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो तानाशाह जो है वो अमेरिका का कठपुतली रहेगा। ऐसा हम लीबिया में देख चुके हैं, इराक में देख चुके हैं। वो बोलते रहे कि सद्दाम हुसैन ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए, कहाँ है? किसी को नहीं मिले। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी 20 साल के युद्ध के दौरान बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में रखे, लेकिन हाँ, नाना कारणों से उन्हें भागना पड़ा अफगानिस्तान छोड़कर। अगर हम आज से 5-6 दशक 60 के दशक में अमेरिका घुस गया वियतनाम में और उसने 10 साल तक वियतनाम पर बमबारी की, ये सोचकर कि वियतनाम को कम्युनिस्ट कंट्री बनने से रोक देगा, तो अमेरिका पे भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। सीरिया का एग्जांपल तो है ही। जी, हैं कि अपना पुराना पैटर्न ही है जो कहीं ना कहीं दूसरे कान से पकड़ के अमेरिका वही खेल रहा है, वही पैटर्न पे चल रहा है ना। जी हाँ, अमेरिका में 200 साल से हम देख रहे हैं, 100 साल से हम देख रहे हैं, अमेरिका हमेशा बहुत कोशिश करता है कि दुनिया में कोई अगर उसके विरुद्ध है, उसको कैसे काबू में करना है, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हुए। साम दाम दंड भेद या येन केन प्रकारेन अमेरिका वही करता है जो कि अमेरिका के लिए लाभदायी हो। हमने देखा, अब वो एक तरफ पाकिस्तान को F-16 देता है, दूसरे तरफ अब वो हमें F-35 बेचने की पेशकश कर रहा है। तो अमेरिका जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे हमेशा देखिए उनकी मानसिकता थोड़ी ऐसी रही है कि कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां धनाढ्य लोग हैं और थोड़ा राइट ऑफ सेंटर या एक्सट्रीम राइट ऑफ सेंटर की जो लोग हैं उनका बोलबाला रहा है। उनका सही भाषा का इस्तेमाल करें तो वह हमेशा इस तरह के एक सिस्टम में यकीन करते हैं कि दूसरे का खून पीकर अमेरिका को तंदुरुस्त बनाओ। चलो वह संभव नहीं तो दूसरे के पसीने से अमेरिका को तंदुरुस्त बनाओ। तो इसके तहत वो दुनिया भर में राज कर रहे हैं। आज अगर हम देखें, वो एक तरफ उकसाता है चीन को, ये बोलकर कि चीन कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन हमारे जीवन काल में हमने देखा कि यूरोप में वार्सा पैक्ट के जो कम्युनिस्ट कंट्री थे उनको एक एक करके अमेरिका ने किस तरह से तोड़ा। आज वार्सा पैक्ट के जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, अमेरिका उनके साथ पींगे झूल रहा है। अमेरिका ने उनको नेटो में शामिल करवा दिया है। तो अमेरिका हमेशा से कोशिश करता रहा है कि कुछ भी हो जाए, फाइनल जो मूवमेंट है यानी रिसोर्सेस की तरफ जाएंगी, रिसोर्सेस दुनिया के दूसरे देशों से अमेरिका की तरफ जानी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, चाहे वो खनिज पदार्थ हों, चाहे वो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल इनपुट हो। अमेरिका चाहता है हमेशा कि दुनिया भर की अमेरिका में बड़ी बड़ी चीजें बने, कार और हवाई जहाज। तो वो कार और हवाई जहाज के छोटे छोटे पुर्जे कौन बनाएगा? एक कार में विंडस्क्रीन वाइपर लगता है। अब अमेरिका के लोगों के पास विंडस्क्रीन वाइपर बनाने का समय नहीं है, चलो बोला इसको बना लो ताइवान में। तो अमेरिका चाहता है हवाई जहाज बना ले। अब हवाई जहाज का जो टायर है, अमेरिका के लोगों के पास समय नहीं है हवाई जहाज का टायर बनाने का, तो यकीन मानिए उन्होंने टायर बनाने का फैक्ट्री कहां लगा दिया? चाइना में। यूएस एयरफोर्स के फाइटर विमान जैसे F-16 F-18 हैं, उसके टायर कहां बनवा रहा है अमेरिका? चाइना में। क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो छोटी मोटी चीज टायर वायर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। जी जी, तो क्या अमेरिका जानबूझकर एंटी अमेरिकी देशों को एक एक करके दबाव में ला रहा है फिर? इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी आप देखिए जिस तरह से दुनिया में एक एक करके विकेट गिर रही है। अमेरिका बड़ा अच्छा देश है, कई बार प्रलोभन देकर भी वो लोगों को अपनी तरफ, गल्फ कंट्री में देख लीजिए, गल्फ कंट्रीज आज से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां जितने शेख हैं, अमीर हैं, इस तरह का प्रलोभन दे दिया गया कि हम अमेरिका ने उनको कह दिया पर्दे के पीछे कि आप शेख साहब वहीं पे आप रहिए, अमीर हैं आप वहीं के अमीर रहिए, आप सऊदी के
किंग हैं या प्रिंस हैं, अभी तो प्रिंस हैं, जी। मोहम्मद बिन सुल्तान, वहां जी। पर रहिए, आपकी डेमोक्रेसी आप जैसे मर्जी चलाइए ना चलाइए, लेकिन जब तक आप कच्चा तेल सस्ते में अमेरिका को देते रहेंगे और कच्चे तेल से जो अर्निंग है वो डॉलर आप अमेरिकन बैंक में जमा करते रहेंगे, तब तक आप वहां रहिए। तो ऐसा जो खेल है अमेरिका पूरी दुनिया में खेल रहा है। अभी ईरान एकमात्र ऐसा देश बचा है पश्चिम एशिया में जो कि अमेरिका के साथ पींगे नहीं भर रहा है, लेकिन अमेरिका ने ठान ली है। और आप देखेंगे जिस तरह से मदुरा को आज अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया, इसी जी। तरह की कुछ कार्रवाई अमेरिका इजराइल के साथ और दूसरे तुर्की के साथ भी हो सकता है मिलकर। शायद पाकिस्तान भी सहयोग कर दे, ईरान को भी अमेरिका विकेट आउट करने वाला है। जी। जी, ये आप बड़ी चीज़ बता रहे हैं कि क्योंकि एक कंट्री पे एक्शन हो चुका है, दूसरे से वो पहले से ही भिड़ा हुआ है। और ये जिस एक्शन की आपने बात कही इसके बाद वर्ल्ड में खलबली मच सकती है जैसे कि अभी भी मची हुई है। लेकिन सर क्या ये भी मान सकते हैं कि एक सवाल होगा मेरा आपसे, तेल और जो नाकेबंदी और नार्को टेररिज्म की जो बात कर रहा है, आरोप जो लगा रहा है, क्या ये युद्ध के बहाने हैं या ये असली वजह है? देखिए नार्को टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं कि ड्रग्स पेडलिंग कर रहे थे मदुरा हुँ। या वेनेजुएला से ही सारे ड्रग्स अमेरिका में जा रहे हैं, ये इसमें सत्यता है नहीं। जितने भी लोग इस फील्ड में डील करते हैं सबको मालूम है कि अमेरिका में जितने ड्रग्स पकड़े जाते हैं या जितने ड्रग्स पहुंच रहे हैं, ज्यादातर उसमें वेनेजुएला का हिस्सा बहुत छोटा है, महज 1% या 2%। तो ये एक बहाना था। अमेरिका को हमेशा कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढना पड़ता है। कहते हैं ना, ऊंट तंबू में घुस गया तो हुँ। पहले ऊंट शुरुआत करता है अपना सिर घुसाकर। तो अमेरिका को उस देश में सिर घुसाने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है। अगर मैं आपको बताता हूं, आज वेनेजुएला में अगर दुनिया में सबसे बड़ा प्रूवन या अनप्रूवन कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला में है। आंकड़े बताते हैं कि सऊदी से ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है। इसी वेनेजुएला में अगर सिर्फ केले के पेड़ उग रहे होते तो अमेरिका को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता निकोलस मदुरो को लुढ़काने के लिए। हुँ। वो तो वेनेजुएला में कच्चा तेल है। 1976-77 तक वहां पर अमेरिकन कंपनीज ही कच्चा तेल का खनन करती थी, प्रोडक्शन। एक्सॉन नाम की कंपनी है, मोबिल नाम की कंपनी है, ये सब वहां पर थे। लेकिन हुँ। 1976-77 की बात है कि वेनेजुएला ने उनको अपने इन तेल फैक्ट्रीज को, जी। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को नेशनलाइज कर दिया और अमेरिका की कंपनीज को आउट कर दिया। उसके बाद से ही अमेरिका जरा नाराज था कि कैसे वापस वेनेजुएला में कुछ करे। तो अमेरिका का एक तरीका होता है हर देश में घुसने का। इराक में उन्होंने कह दिया सद्दाम हुसैन, हुँ। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। कहाँ उसके बाद दुनिया भर आईएईए के इंस्पेक्टर्स जो हैं लेंस लेके इराक में घूम लिए। उनको वहां पर किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस नहीं मिला। जी। तो लेकिन अमेरिका में अच्छी बात भी है, कई जगह प्रलोभन लेके घुस जाता है। मिस्र की बात आप देख लीजिए, मिस्र पूरी तरह से रशियन इन्फ्लुएंस में था। मिस्र की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी पूरी तरह से रशियन इक्विपमेंट में थी। जी। और 1973 में जब यौम किपुर वार हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अपना ध्यान किया मिस्र पर केंद्रित। मिस्र के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को अ, अमेरिका में उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई लिखाई करा दी, अमेरिका में उनको प्रॉपर्टीज दे दी और ये कह दिया कि अब से रशिया से कोई हवाई जहाज, टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ी या फ्रिगेट मत लो, रशिया से मत लो, हुँ। अमेरिका से ले लो। और आज की तारीख में अब्राहम अकॉर्ड साइन करा रहा है। तो करोड़ों रुपए, अरबों, बिलियंस ऑफ डॉलर पंप इन हो रहा है मिस्र में। अभी अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए वो सऊदी को पकड़ा हुआ है, यूएई को पकड़ा हुआ है कि इसराइल को मान्यता दे दो। एज ए रिजल्ट अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी में, और आने वाले दशकों तक सऊदी में सिर्फ उन्हीं का किंग, सिर्फ उन्हीं का प्रिंस रहे और डेमोक्रेटिकली कोई भी और सत्ता परिवर्तन ना हो। तो ऐसे जी। ऐसे प्रलोभन देकर वो दुनिया में अपनी अपनी साख को या अपनी जो कहते हैं ना ऐंठन को बना के रख रहा है। जी, मतलब इससे एक बात ये कह सकते हैं अगर वेनेजुएला के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो वेनेजुएला के पास जो तेल है,
अमेरिका की उस पर गंदी नजर पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं अमेरिका ने सक्सेसफुली उसको अब वो जल्दी ही टेक ओवर कर ही लेगा, क्योंकि अगर पपेट प्रेसिडेंट वहां बिठाएंगे ट्रम्प तो फिर वो कहीं ना कहीं सब कुछ उनके ही हाथ में है, जैसे चाहे वो उसको घुमा सकते हैं। एक आखिरी सवाल होगा सर, इस पूरे ये जो इंसिडेंट हुआ है वेनेजुएला के ऊपर, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, या भारत, क्योंकि अभी हम इंडिया में बैठे हुए हैं, तो क्या इससे इंडिया पे कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, दुनिया में जो छोटे-छोटे देश हैं, उनको अब तय करना पड़ेगा कि या तो अमेरिका के साथ चलें, डेफ़िनेटली वो अमेरिका को नाराज़ ना करें। तो हम्म। जैसे अफ्रीका के ग्लोबल साउथ के छोटे-छोटे देश हैं, लैटिन अमेरिका की हम बात कर चुके हैं। लैटिन अमेरिका में जितने छोटे-छोटे देश हैं, कुछ देश तो इतने छोटे हैं कि भारत के एक प्रांत से भी छोटे हैं। बोलिविया हो गया, गयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, हम्म। पैराग्वे हो गया, चिली हो गया। इन सबको मालूम है कि उन्हें भविष्य में अमेरिका के साथ में ही रहना है। अम, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, वो भी अब जानते हैं कि अमेरिका के साथ रहने से ही वहाँ स्टेबिलिटी रहेगी। आप कोई भी देश देख लीजिए, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, ब्रुनई हो, फिलीपींस हो, इन सबको मालूम है कि अमेरिका के साथ रहो, अमेरिका के विपरीत मत जाओ। अम, साउथ एशिया की बात देख लीजिए, सारे देश जो हैं अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अभी बर्मा की जो म्यांमार में जो हुंता सरकार है, मिलिट्री सरकार है, वो अमेरिका के साथ नहीं है, और अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि बर्मा की सरकार को लुढ़का दे। हम्म। बांग्लादेश में इसको अमेरिका ने भेज दिया बाई पैराशूट, कि जाकर अमेरिका के एजेंट बनकर बांग्लादेश को भविष्य में किस तरह से अमेरिका का ही एक औपनिवेश बनाना है, उसकी तैयारी करो। क्या भारत को इससे कुछ सीखना पड़ेगा? देखिए, अमेरिका के साथ हमें फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। जी। अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा व्यापार हम करते हैं, अभी करीबन 120 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं। आने वाले दशक में बढ़कर 170 180 बिलियन डॉलर का होने वाला है। तो हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि हम अमेरिका की हर चीज हाँ में हाँ मिलाएं। बिल्कुल। अमेरिका के साथ हम रहेंगे तो उसको आंख कान खोल कर रहना पड़ेगा। अब देखिए, हमने अमेरिका से इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट विमान खरीद लिए, C-17, जी। C-130। तो आने वाले दशकों तक हम अमेरिका के ऊपर निर्भर रहेंगे। अमेरिका से हम हमारा जो तेजस फाइटर विमान बना रहे हैं, तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2, उसके लिए हम अमेरिका से इंजन ले रहे हैं, GEF 404। तो जब हम तेजस मार्क 1 मार्क 2 उड़ाएंगे तो जाहिर बात है वो अगले 30 साल 40 साल तक हमारी इन्वेंट्री में रहेगा एयरफोर्स की। लेकिन इंजन कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। तो मजबूरन अगले 30-40 साल तक हमें अमेरिका से मधुर संबंध बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने अमेरिका को नाखुश किया, वो इंजन देना बंद कर देंगे, या इंजन जी का जो F404 इंजन है उसका कोई क्रिटिकल कंपोनेंट देना बंद कर देंगे। पता लगा कि आधी इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जो हैं उड़ने के काबिल नहीं है। तो बिल्कुल। अमेरिका से हम संबंध बहुत फूंक फूंक कर आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो जी। ये कह सकते हैं सर कि अमेरिका ने, अगर हम अब भारत की बात करें, जैसे कि आपने भी एक्सप्लेन भी किया, भारत में भी अपनी पकड़ उस कदर बना ली है कि भारत भी चाहे तो अमेरिका को आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, भारत का इन्फ्लुएंस है अमेरिका में। अमेरिका में भारतीय मूल के लाखों लोग काम करते हैं, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट अमेरिका में काम कर रहे हैं। अमेरिका की जो ग्रोथ हुई है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो शायद भारतीयों को जो अमेरिका में है उनका स्थान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से H1B वीसा को मुश्किल बनाते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ भारतीय जो हाईली क्वालिफाइड हैं लेकिन अमेरिका में रहना चाहते हैं, उनको जबरन हम्म। हवाई जहाज में बिठा के भारत में बाहर भेज भेज दिया दिया गया। गया। तो इस तरह की कार्रवाइयां अमेरिका कर रहा है कि अमेरिका में भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो इतना ज्यादा ना हो जाए कि भारत अमेरिका को डरा सके। हम्म। जी।
तो कहीं ना कहीं ये फिर पॉजिटिव ही चीज़ है भारत के लिए कि एक तरफ अमेरिका जहां पूरी दुनिया पर अपना रोब अपना साख जमाने के लिए खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत से कहीं ना कहीं डर भी रहा है कि अगर भारत का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ, जैसा कि है भी, तो वो अमेरिका के लिए एक ना एक दिन खतरा होने वाला है। फिलहाल आज के हमारी चर्चा में हमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई, हमने देखा भी, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 3 का जो एंगल था उस पे एक क्लैरिटी मिली जो कि ज़रूरी है सबके लिए जानना कि इससे किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। आज की इस चर्चा में इतना ही। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिर आगे आपसे बात करेंगे और बाकी वेनेजुएला और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.